हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपकी इसी अच्छी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए टेसी पॉइंट का जो ये लेक्चर है वो उत्तर प्रदेश कला संस्कृति लोक नृत्य एवं महोत्सव के बारे में है। उम्मीद करता हूँ आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा जो उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में था, जो कि आयोग के द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड कराया गया था उसका पहला चैप्टर था। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। हमने अपने पहले लेक्चर में उत्तर प्रदेश का इतिहास कवर किया है वन शॉट लेक्चर में, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री को हमने कवर किया है। आप उसको देख लेना, काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। एक बार देखेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। अगर आपने उसको दो बार तीन तीन बार देख लिया तो आपको सब कुछ आ जाएगा जो भी उस लेक्चर के अंदर है, और वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करें हम आज के लेक्चर की तो वो है हमारा संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार और लोक नृत्य। इन पांचों टॉपिक्स को कंबाइंड करके सिंगल एक लेक्चर बनाया है, जिसमें आपके ये पांचों टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है। पर्सनली बताऊं तो मुझे ये चैप्टर बहुत ही पसंद है। वो पसंद क्यों है? क्योंकि इसमें हम उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति, लोक नृत्य और त्योहारों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमारा उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है, विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इसी के वजह से जो है यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। तो संस्कृतियों में बहुत ही समृद्ध है अपना उत्तर प्रदेश। तो आज इस लेक्चर में जरूरी नहीं कि हम एग्ज़ाम की दृष्टि से तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बाकी अपने प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। और जब प्रदेश इतना अच्छा हो, संस्कृतियाँ इतनी अच्छी हों, तो बिल्कुल पता होना चाहिए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। एक बहुत ही फेमस कोट है कि इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर नॉट बिग इनफ। इसका मतलब है कि अगर आपके सपने आपको नहीं डरा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सपने इतने बड़े नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सपनों को बड़ा बनाइए, तैयारी करिए, मेहनत करिए। जो भी एग्ज़ाम हो पूरी सख्ती के साथ दीजिए। ठीक है। बाकी आपकी तैयारी के लिए डेसी पॉइंट आपके साथ खड़ा है। लेक्चर के साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाए। ठीक है। होमवर्क ये है कि जो ये कोट है, ये कोट किसने दी थी उसका नाम आप जो है कमेंट सेक्शन में दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक इतिहास की। तो उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक इतिहास जो है, बात है सन 1957 की, जब इंडोलॉजी, संस्कृति एवं साइंटिफिक रिसर्च नामक डिपार्टमेंट की स्थापना करी गई थी। तो प्रश्न आता है कि इंडोलॉजी की स्थापना कब हुई थी यूपी में? तो 1957 में। सन 1958, सॉरी 1959 में इसको जो है सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की संज्ञा दी गई, मतलब इसका नाम बदला गया। क्या रखा गया? सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान। नेक्स्ट है सन 1975 में नैनीताल स्थित वेधशाला को इससे अलग किया गया, और इस विभाग का नाम क्या रखा गया? सांस्कृतिक कार्य विभाग, जिसे बाद में संस्कृति विभाग की संज्ञा दी गई। देख रहे हैं आप कहाँ से 1957 से लेके 75 तक इसमें चेंजेस होते हुए हैं, और फाइनली इसको क्या नाम दिया गया? संस्कृति विभाग। तो पूछा ये जाता है कि संस्कृति एवं साइंस की स्थापना कब हुई? 1957 में। और जो उसका प्रॉपर नाम था, मतलब देखा जाए जिसका नॉमेनक्लेचर किया गया, वो 1975 में। ठीक है। और कब किया गया? जब नैनीताल की जो वेधशाला थी उसे अलग कर दिया गया, और इसका नाम रखा गया सांस्कृतिक कार्य विभाग। तो ये तीन चार पॉइंट थे हिस्ट्री से रिलेटेड, जो उसका डिपार्टमेंट है सांस्कृतिक विभाग का। ठीक है। इसी क्रम में यूपी में कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इस पर काम करते हैं, इस कल्चर पे काम करते हैं। तो उसमें पहला आता है भातखंडे संगीत संस्थान। ये एग्जाम में पूछा गया है, जो और एग्जाम होते रहते हैं जहाँ पे यूपीजी के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो स्थान है वो है लखनऊ। भातखंडे संगीत स्थान किस जगह पे है? लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1926 में हुई थी, और जब हुई थी तब इसका नाम था मरिस मर्रिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के रूप में। बाद में इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि कुछ कुछ टेक्स्ट को हमने हाईलाइट कर रखा है। तो जो हाइलाइटेड टेक्स्ट है वो तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए, इसीलिए ताकि आपको याद करने में आसानी भी हो। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और अनुसंधान को बढ़ावा देना। पाठ्यक्रम की बात करें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
अलग अलग स्टडीज कराता है, जिसमें गायन है, वादन है। गायन का मतलब यही गाने होते हैं जो गाते हैं लोग। वादन में जो उपकरण जो बजाए जाते हैं उनको वादन कहते हैं, उस प्रोसेस को। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है। कौन? भातखंडे संगीत संस्थान। तो अगर भातखंडे संगीत संस्थान से क्वेश्चन बनेंगे तो पहला तो ये है कि वो कहाँ पे है। वो लखनऊ में है। ठीक है। दूसरा है कि कब हुई स्थापना, 1926 में। और तीसरा, संस्थापक कौन थे? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। तो बस ये 3 पॉइंट आप याद कर लें इस स्लाइड से। ठीक है। नेक्स्ट इसी क्रम में बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के बारे में। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी है, उसकी स्थापना सन 1962 में 8 फरवरी को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये भी लखनऊ में हुई थी, कैसरबाग एक जगह है लखनऊ में। और उस बिल्डिंग का नाम क्या था? लाल बारादरी भवन। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका जो कलेक्शन है वो 1800 से अधिक कलाकृतियों का संग्रह है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि 1800 से अधिक कलाकृतियों का संग्रह किस एकेडमी में है, तो वो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकेडमी में। ठीक है। ये कुछ आयोजन भी करवाता है, जैसे ललित कला उत्सव, जहाँ पे अखिल भारतीय छायाचित्र कला प्रदर्शनी, कुंभ आधारित कला प्रदर्शनी भी लगाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य का मतलब होता है कि कोई भवन निर्माण हो गया, कोई बिल्डिंग वगैरह, कोई भी ऐसा बढ़िया मतलब, तो वो जो बनाए जाते हैं। ठीक है। तो वो जिसकी स्थापना करी जाए, किसी बिल्डिंग की, कोई भी, तो वो स्थापत्य कला में आते हैं, भवन निर्माण आदि। तो उत्तर प्रदेश स्थापत्य कला की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ बेहतरीन उदाहरण दिए हुए हैं। बात करें अयोध्या के मंदिरों की, तो वो हिंदू स्थापत्य कला के प्रमुख केंद्र थे। ताजमहल आप जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, आगरा में स्थित है, मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा, और आगरा में भी और भी चीज़ें हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये दो अलग अलग लोकेशन है। नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ मंदिर, ये वाराणसी में स्थित है, ये हिंदू स्थापत्य कला का उदाहरण है। और बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है। ठीक है। तो आप चाहें तो इसको साथ में लिखते चलें, अगर लिखने का मन नहीं है कोई बात नहीं, पढ़िए, बस सुनते रहिए। इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। तो अगले इसी क्रम में हम बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मौर्यकालीन सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है उसके बारे में। आपने देखा होगा सिंह स्तंभ, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, जिसकी स्थापना मौर्य काल में हुई थी, लगभग 250 ईसा पूर्व में। स्थान है सारनाथ। सारनाथ एक जगह है, वाराणसी के पास में ही है। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? 4 सिंहों की मूर्ति है, जो क्या दर्शाती है? धर्म और शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ से प्रश्न यही बनता है कि जो सिंह स्तंभ में जो सिंह हैं वो क्या दर्शाते हैं? वो धर्म और शक्ति का प्रतीक है। महत्व इसका क्यों है? क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो देश की एकता और अखंडता को दर्शाता है। इसकी शैली थी मौर्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण था ये, तो ये मौर्य शैली में बनाया गया। तो ये 4-5 पॉइंट थे। ये सिर्फ यूपी डब्ल्यू सी जी टी के एग्जाम से नहीं, जहाँ भी यूपी जीके के क्वेश्चन आते हैं, या यूपी जीके का जो पोर्शन जिस भी एग्जाम में आता होगा, वहाँ पर ये कंटेंट आपको काम आएगा। ठीक है। अगला है इसी क्रम में मथुरा शैली। तो मथुरा शैली की हम बात करें यहाँ पे, तो मथुरा शैली का जो टाइमिंग है वो है कुषाण काल, जो कुषाण राजवंशों के समय का जो समय रहा होगा। ठीक है। स्थान इसका जो मुख्य केंद्र था वो मथुरा था, उत्तर प्रदेश। विशेषता क्या थी मथुरा शैली में? तो यहाँ पर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तीनों धर्मों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट शैली है, वो है मथुरा शैली। यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध हैं उनको राजकुमार की तरह दिखाया गया है। ठीक है। और यहाँ पर बोधिसत्व को उनकी करुणा और दया के लिए भी बताया गया है मथुरा शैली में। नेक्स्ट है कि मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। तो ये एक पॉइंट बनता है, एक ये पॉइंट है, और ये टाइमिंग। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन को ज़्यादा ही डीप आया तो वो यहाँ से आ सकता है कि बुद्ध को किस तरह से दिखाया गया, तो वो राजकुमार की तरह दिखाया गया है। और इसकी एक विशेषता ये है कि बहुत ही सुंदर मूर्तिकारी हुई है इसमें, मथुरा शैली में। अब बात करेंगे हम गुप्तकालीन स्थापत्य कला की। ठीक है। तो गुप्तकालीन का जो टाइमिंग था वो था गुप्तकाल 320 से 550 ईस्वी।
विशेषता थी हिंदू मंदिरों का निर्माण, और इसकी जो शैली थी उसमें क्या था कि शैली मीन्स होता है कि किन किन टेक्निक से और क्या क्या उसमें स्पेशलिटी थी, वो सारी चीज़ें शैली में आती हैं। तो इसका निर्माण जो है पत्थरों और ईंटों से किया गया था। जो गुप्तकालीन स्थापत्य कला में जो मंदिर बनाए गए थे वो पत्थरों और ईंटों के बनाए गए थे। जितने भी पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं उनको थोड़ा याद रखिए। बाकी जो उनके उदाहरण हैं और उनका अगर बहुत अंदर से क्वेश्चन हुआ तो टाइमिंग पूछ लेंगे, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी स्पेशल हो जाती हैं कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया बनाने में। जैसे अभी हमने देखा था मथुरा शैली में क्या था, मथुरा शैली में लाल पत्थर से किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर पत्थर और ईंटों का किया गया है। उदाहरण की बात करें तो देवगढ़ के जो मंदिर थे, उदयगिरि की गुफाएं, भीतरगांव का मंदिर, कहोम का मंदिर, और एक सबसे फेमस आता है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर क्यों फेमस है? ये जो है उत्तर भारत का प्रथम मंदिर था जिसमें शिखर का निर्माण किया गया, ठीक है। इसकी शैली पूछी जाती है तो शैली है इसकी पंचायतन शैली, और इसमें श्री विष्णु को सैया पर लेटा हुआ दिखाया गया है दशावतार मंदिर में, ठीक है। दशावतार मंदिर गुप्तकालीन है, ठीक। बात करेंगे मध्यकालीन स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला के बारे में। तो जो मध्यकाल का समय काफी बड़ा समय था, 8वीं सदी से 18वीं शताब्दी तक, ठीक है। विशेषता क्या है कि यहाँ पर अलग अलग राजवंश थे, ऐसा नहीं कि कोई एक ही राजवंश रहा है, क्योंकि टाइमिंग बहुत बहुत बड़ी टाइमिंग है 8वीं सदी से 18वीं सदी तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे हिंदू मंदिरों की। तो वो खजुराहो के मंदिर हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। इस्लामी स्थापत्य कला की बात करें तो दिल्ली का कुतुब मीनार, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, और अटाला मस्जिद, जंजीरी मस्जिद, लाल दरवाजा। ये सब मध्यकालीन स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। इन तीनों को बनवाया था इब्राहिम शाह ने, ठीक है। गाइस एक सेकेंड। बिल्कुल, अब बढ़ेंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जाना गुप्त कला के बारे में, गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बारे में, मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में, मथुरा शैली में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मुगल काल की। तो मुगल काल की यहाँ पर हम बात करें तो मुगल काल में कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई थी? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, दीवाने आम, और मोती मस्जिद। इसमें आपको याद क्या करना है कि जो भी बिल्डिंग है उसे किसने बनवाया। बाकी तो इस मुगल काल में ही आ रही हैं, ठीक है। आपको बस ये नाम याद रखना है कि किसने किसने बनवाया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर निर्माण किया गया था उस समय। तो ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, दीवाने आम और मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने बनवाई थी। दीवाने आम वो जगह होती है जहाँ पर जो भी बादशाह या जो राजा होता है वो आम आदमी, आम लोगों से मिलता है, तो उस जगह को दीवाने आम बोलते हैं। तो वो शाहजहाँ ने बनवाया था। आराम बाग बाबर ने बनवाया था, और आराम बाग कहाँ है? आगरा में है। नेक्स्ट है सलीम चिश्ती का मकबरा और बुलंद दरवाजा, पंचमहल, इलाहाबाद किला, ये अकबर ने बनवाए थे। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। इत्माद उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया था। तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक तो नूरजहां ने बनवाया है और अपने पिता की याद में, तो ये कुछ पॉइंट स्पेसिफिक हो जाते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो में हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत ही ब्रीफ में चीज़ों को यहाँ पर रखा है, बिल्कुल जो कट टू कट नॉलेज होती है, तो इसलिए इसमें कुछ भी मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। आप बस शांति सुनते जाइए, आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें ताजमहल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे कि हम बात करें वास्तुकार की, तो जो ताजमहल का वास्तुकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। आप जानते हैं कि ये ताजमहल आगरा में है, यमुना नदी के किनारे। ये पूछ लिया जाता है कि किस नदी के किनारे, तो याद रखना है। निर्माण काल जो था इसका 1632 से 1653 ईस्वी, लगभग 22 वर्ष लग गए थे। ऊंचाई है 73 मीटर, 240 फीट, और सफ़ेद संगमरमर, लाल पत्थर, और भी कुछ पत्थर यूज किए गए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो सफ़ेद संगमरमर का यूज हुआ था बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो ये था ये बात थी मुगल काल की।
तो आपने देख लिया इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे लखनऊ के कुछ प्रमुख स्मारक हैं। यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो जो पहला है लखनऊ का, वो है बड़ा इमाम बाड़ा। ये बना था 1784 में, बनवाया था आसफुद्दौला ने। ठीक है। ये फेमस क्यों है? ये असाधारण वास्तुकला, बहुत ही बेहतरीन वास्तुकला का यूज हुआ है। और ये इसमें भूल भुलैया है, भूल भुलैया के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इसको भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ की भूल भुलैया एक्चुअल में वो क्या है, बड़ा इमाम बाड़ा है, जिसको आसफुद्दौला ने बनवाया था। कब बनवाया? 1784 में। 3 पॉइंट यहाँ पर आते हैं और के। 1784, ठीक है। और इसको भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। ठीक। नेक्स्ट है छोटा इमाम बाड़ा। छोटा इमाम बाड़ा 1838 में बना है। तो बड़ा वाला, बड़ा है तो पहले बना है, तो बड़ा ऐसे याद रख सकते हैं। हालांकि ये कोई सही टेक्निक नहीं है याद करने की। बड़ा इमाम बाड़ा पहले बना है 1784 में, छोटा इमाम बाड़ा बाद में बना है 1838 में। किसने बनवाया? मोहम्मद अली शाह ने। और ये क्यों फेमस था? इसमें वास्तुकला तो अच्छी थी ही, लेकिन इसमें शाही कब्रिस्तानों के लिए भी ये प्रसिद्ध था। नेक्स्ट आता है रूमी दरवाजा। तो रूमी दरवाजा जो है वो 1784 में नवाब आसफुद्दौला द्वारा बनवाया गया। तो आप देखेंगे जो ये दोनों पॉइंट हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि साफ दिखे। तो जो ये बड़ा इमाम बाड़ा है और रूमी दरवाजा, ये दोनों के दोनों बनवाए आसफुद्दौला ने, और दोनों 1784 में बने, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और जो तीसरा है ये छोटा इमाम बाड़ा, इसे मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे चित्रकला की। ये तो थी स्थापत्य कला। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चित्रकला, जो कि चित्रकला में भी हमारा उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है। हालांकि चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बस वही रखी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चित्रकला में जो पहला नंबर है वो है, पहला नंबर सबसे पहले हम बात करेंगे, नंबर नहीं, मिर्ज़ापुर की चित्रकारी के बारे में। तो मिर्ज़ापुर की चित्रकारी क्यों फेमस है? तो विशेषता क्या है मिर्ज़ापुर की चित्रकारी में? यहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है, पशु पक्षियों का, देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। प्रमुख चित्रकार बैजू बावरा और भीम बेटी हैं। एक यहाँ पर टर्म आता है दरी करके। तो दरी क्या है? जिसे स्थानीय लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर लगभग 105 से अधिक शैलाश्रय पाए गए हैं। शैलाश्रय पत्थरों पर बने हुए, जो जैसे कुछ डिजाइन या कुछ ऐसे चित्रकारी रहती है, उसे बोलते हैं शैलाश्रय। शैल समझो, शैल मीन्स पत्थर होता है ना, रैवाची है पत्थर का। अगला टर्म है भित्ति चित्र। तो मिर्जापुर के कुछ भित्ति चित्र भी हैं, जो कि टाइमिंग जिनका 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। स्थानीय लोग इसे रकत की पुतरिया कहते हैं। इसको थोड़ा समझेंगे तो रकत मीन्स ये रक्त से है, ब्लड से, मीन्स रक्त कैसा होता है? लाल। तो लाल रंग की ये आकृति है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? रकत की पुतरिया स्थानीय लोग बोलते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पॉइंट जो बनेगा वो ये बनेगा कि रकत की पुतरिया जो है किन भित्ति चित्रों को बोला जाता है। तो वो मिर्जापुर के जो भित्ति चित्र थे उनको बोला गया है, ठीक है। अब बात करेंगे मुगल चित्रकला की। हमने मुगल स्थापत्य कला की बात कर रखी थी, अब बात करेंगे चित्रकला की। चित्रकला में बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर के दरबार में अबुल हसन, मोहम्मद मुराद, माधव मनोहर और फारूक बेज कौन कौन थे? अबुल हसन, मोहम्मद मुराद, माधव मनोहर और फारूक बेज नाम के चित्रकार थे। किसकी सभा में? जहांगीर के दरबार में। इसी में एक थे मंसूर नाम के, जो कि विख्यात पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। और शाहजहां का बड़ा बेटा जो था दारा सिकोह, आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना कि नहीं सुना, लेकिन एक बार मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि आप दारा सिकोह के बारे में पढ़िए। बहुत ही महान व्यक्ति थे ये चित्रकला प्रेमी थे। चित्रकला के साथ साथ इन्हें साहित्य का भी बड़ा प्रेम था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखें कि जो जहांगीर का काल है उसे क्या बोला गया? चित्रकला का स्वर्ण काल, क्योंकि इस समय जो है चित्रकला अपने चरम पे थी, ऐसा माना जाता है। अब बात करेंगे बुंदेला चित्रकला के बारे में। बुंदेला चित्रकला का मतलब, जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पर जो बुंदेला शासक, बुंदेला राजपूत शासक रहे होंगे, उनके बारे में बात है। तो बात करें राजा शत्रुजीत की, ये बहुत ही चित्रकला के प्रेमी और संरक्षक थे। संरक्षक का मतलब है कि इन्होंने अपने दरबार में जो भी चित्रकार रहे होंगे उनको शरण दी होगी, उनको
बढ़ाया होगा, प्रसार प्रसार किया होगा। बुंदेला शैली किस लिए फेमस है? इसमें श्री कृष्ण लीला, बिहारी सही रसराज, रागमाला, चित्रावली, इन सभी चीज़ों के लिए बुंदेला शैली विश्व प्रसिद्ध है। अब बात करें ब्रज की चित्रकला के बारे में, तो जो ब्रज क्षेत्र है इस शैली में चित्र मथुरा, वृंदावन और गोकुल पर आधारित है। इसमें श्री वासुदेव कृष्ण, गोपी ग्वाल, प्रेम, प्रकृति आदि भावनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये तो थी चित्रकलाएं। तो हमने कौन कौन सी चित्रकलाएं पढ़ी? हमने जो है मिर्जापुर की चित्रकला पढ़ी, मुगल चित्रकला पढ़ी, बुंदेला चित्रकला पढ़ी और ब्रज चित्रकला पढ़ी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की शिल्प कला के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो शिल्प कला की बात करें, शिल्प कला का मतलब क्या होता है समझते हैं आप? शिल्प कला होता है कि जो वर्कर काम करते हैं, वो जो बनाते हैं, शिल्पकार, जो समझ लो आप, एक तरीके से इंजीनियर ही समझ लो, कि इसे जो भी कुछ काम कर रहे हैं कपड़े का, या किसी धातु से कुछ चीजें बना रहे हैं, लकड़ी से कोई चीजें बना रहे हैं, तो वो सब शिल्पकारी में ही आती है, ठीक है। तो उस पूरी साइंस को क्या बोलते हैं? शिल्प कला बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की शिल्प कला के बारे में। तो जो पहला टर्म है वो है कढ़ाई शिल्प। कढ़ाई क्या होता है? कपड़ों में जो धागों से कढ़ाई, धागों से जो डिजाइन वगैरह बनाई जाती है उसको कढ़ाई बोलते हैं। अब कढ़ाई शिल्प क्या है? तो कढ़ाई शिल्प में एक टर्म आता है जरदोजी। ये एक तरह की कढ़ाई है जिसमें सोने और चांदी के धागों से वस्त्रों में कढ़ाई की जाती है। अमीरी देख रहे हो यूपी वालों की। नेक्स्ट है तांबे और स्वर्ण से भी रेशम के धागों का उपयोग। मतलब सोने चांदी के तो धागे तो होते ही थे, तांबा और सोना और रेशम के भी धागे यूज किए जाते थे, ठीक है। प्रमुख केंद्र थे जरदोजी के लखनऊ, वाराणसी, बरेली और आगरा। यहाँ पर जरदोजी काफी फेमस है। और जरदोजी से कौन कौन से उत्पाद बनते थे? तो चूड़ियों में जरदोजी करी जाती थी, दुपट्टे में करी जाती थी, टोपियाँ, परिधान मीन्स कोई भी कपड़ा करके जो भी इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो कढ़ाई क्या है? कढ़ाई धागों से जो हम डिजाइनें बनाते हैं वो कढ़ाई बोली जाती है। उसी में एक जरदोजी जो नाम की आती है कढ़ाई होती है, उसमें सोने चांदी के धागों से कढ़ाई करी जाती है, उसे जरदोजी कहते हैं। नेक्स्ट है बनारसी जरी। तो बनारसी जरी में रेशम से करते हैं। एक वर्ड आता है किंग खाब करके, इसका अर्थ होता है सोने का कपड़ा। तो ये टर्म याद रखना क्योंकि थोड़ा अजीब सा है, इसलिए याद रखना जरूरी है। किन खाब का मतलब क्या है? सोने का कपड़ा। नेक्स्ट आता है चिकनकारी, बहुत फेमस है। इसकी शुरुआत नूरजहां ने करी थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है धातु से निर्मित कलाकारी। तो धातु से निर्मित कलाकारी के लिए मुरादाबाद बहुत फेमस है, और मुरादाबाद पीतल के लिए भी फेमस है, ठीक है। पत्थर से निर्मित कलाकारी, उसमें मथुरा, बनारस, जिसमें लाल बलुआ पत्थर से हिंदू मूर्ति और बौद्ध मूर्ति को बनाया गया था, बनाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था जब मथुरा शैली में, जब मथुरा शैली की हम स्थापत्य कला पढ़ रहे थे, तो वहां पर आप चित्रकला पढ़ रहे, तो आपने वहां पे देखा होगा कि लाल लुहा पत्थर से और क्या क्या था वहां पे? हिंदू मूर्ति, जैन मूर्ति और बौद्ध मूर्ति का विवरण मिलता है, ठीक है। इसी क्रम में जो अगला टर्म है वो है जड़ाई का। कढ़ाई आप समझ गए होंगे। अब बात करें जड़ाई की, तो जड़ाई क्या होती है? पत्थर से बने खांचों में सुंदर रंग बिरंगे पत्थर लगाकर आकृति बनाना जड़ाई कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कारपेट और हथकरघा। कारपेट हथकरघा के लिए भदोही और मिर्जापुर जिले जो कि बहुत फेमस है इन कामों के लिए। नेक्स्ट है चमड़े का काम, कानपुर, आप जानते हैं लेदर सिटी, लेदर सिटी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है लकड़ी का काम, मैनपुरी और बनारस में। कांच का काम जो है, कांच के लिए फिरोजाबाद बहुत फेमस है, और उसमें भी अगर बहुत अंदर से क्वेश्चन आएगा तो वो कांच की चूड़ियाँ या झूमर कहाँ बनाए जाते हैं? वो फिरोजाबाद में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पंचकोरा के खिलौने। पंचकोरा के खिलौने सहारनपुर, कांच के मन के वाराणसी, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। इत्र का निर्माण कन्नौज में जाली आसवन विधि द्वारा इत्र का निर्माण किया जाता है। तो कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने पढ़ लिया है, अभी तक जो है संस्कृतियाँ, चित्रकलाएं, शिल्प कलाएं, स्थापत्य कला,
काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे संगीत के बारे में। उत्तर प्रदेश का जो संगीत है, उसमें जो संगीत के घराने हैं, प्रमुख प्रमुख संगीत जो घराने हैं, वो कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। बहुत ही संक्षेप में है, थोड़ा देख लीजिए इसको, याद हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ना ज़रूरी है, और अपने प्रदेश के बारे में भी पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संगीत घराने हैं, उसमें से एक है बनारस घराना। बनारस घराना बहुत ही फेमस घराना है। तो ये क्यों फेमस है? ये गायन, वादन, नृत्य के लिए फेमस है, कथक के लिए फेमस है, और ये मुगल प्रभाव से दूर घराना है। तो अगर पॉइंट बने कि मुगल प्रभाव से दूर घराना कौन सा है, तो वो है बनारस घराना। ठीक है। स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई थी, और इसके संस्थापक थे जानकी प्रसाद। प्रमुख कलाकार की बात कर लें तो पंडित कृष्ण महाराज, जो कि तबला वादक हैं, रसूलन बाई टप्पा गायिका हैं, गिरजा देवी ठुमरी गायिका हैं, मुश्ताक अली खान सितार वादक हैं, पागल दास पखावज वादक हैं, छज्जू मिश्र ध्रुपद धमार। इसमें मतलब आप पंडित कृष्ण महाराज को, मुश्ताक अली खान को थोड़ा याद रखिए। हालांकि इम्पोर्टेंट सब है, लेकिन ये थोड़े हाईलाइटेड हैं, तो उनको अच्छे से याद रखना है। तो ये था बनारस घराना। अब आता है रामपुर घराना। रामपुर घराना के संस्थापक थे वो, ये नियमित नहीं होगा, नियामत खान थे। ठीक है, नियामत खान होंगे। और पंडित रविशंकर का संबंध रामपुर घराने से है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं, तो वो है रामपुर घराना। इसी क्रम में आगे बढ़े, बात करें लखनऊ घराने की। तो लखनऊ घराना जो है, वो ख्याल ध्रुपद गायन, ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो ख्याल गायकी के जो पितामह हैं, वो है मुर्शिद अली खान। ठीक है। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि ख्याल गायकी के पितामह कौन है, वो मुर्शिद अली खान है। और वो किस घराने से थे? लखनऊ घराने से। नेक्स्ट आता है आगरा घराना। अच्छा, बार बार सुन रहे हैं घराना, तो घराने का मतलब क्या है? घराने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी एक शहर है, सिटी है, ठीक है, तो वहाँ पर एक पूरा, इसमें आप देख रहे हो अलग अलग लोग हैं, लेकिन वो घराना बोल रहे हैं। तो एक ग्रुप है उन लोगों का, जो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उस जो भी उनकी संस्कृति है, जो भी उनके स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उनको वो परंपरा तहत आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो लोग एक ही ग्रुप में है। तो पर्टिकुलर सिटी में जो पर्टिकुलर ग्रुप है पर्टिकुलर म्यूजिक के लिए, वो घराना कहलाता है। तो जैसे बनारस का है तो बनारस घराना, रामपुर घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना। ठीक है। तो आगरा घराना के संस्थापक जो थे हाजी सुजन खान। इसमें आपको याद क्या रखना है? एक तो कौन सा घराना है और उसके संस्थापक कौन है। उसमें से कुछ जो चुनिंदा चित्र कलाकार हैं उन्हें याद रखिए। बाकी वो किस लिए फेमस है, बस ये 4 पॉइंट आपको हर घराने में याद रखने हैं, बाकी ज़्यादा याद नहीं रखना है। आगरा घराने में हाजी सुजन खान है। मुगल काल में ये सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, आगरा घराना, जो कि गायन, ख्याल, ध्रुपद धमार के लिए फेमस है। स्वामी वल्लभ दास, पंडित विश्वम्भर दीन और फयाज खान, ये आगरा घराने से संबंधित गायक हैं। बात करें इलाहाबाद घराने की, तो यहाँ पर जो कुछ गायिकाएं हैं, जैसे केसरबाई, कृष्णा देवी, मुनीर खातून बेगम, जानकी बाई, बांसुरी वादन में रघुनाथ सेठ और हरिप्रसाद चौरसिया जी बहुत ही फेमस है। ठीक है, ये थे उत्तर प्रदेश के संगीत घराने। एक ही स्लाइड में सब कंप्लीट किए हैं, नहीं तो ये संगीत घराने में लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता। लेकिन जितना संक्षेप में हो सकता था और जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, बस वही रखा है। तो आप इसको मिस मत करिए, याद कर लीजिए, काम आएगा। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में और उनके क्षेत्र के बारे में। ठीक है। तो अब बात करें कथक की, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। कथक लखनऊ, वाराणसी और अन्य क्षेत्रों में, जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर कथक होता है। रासलीला आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है। ब्रज क्षेत्र, जो हमारा ब्रज मंडल है, मथुरा वृंदावन के आसपास का क्षेत्र। नौटंकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, स्वांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, नौटंकी और स्वांग। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भावना। बुंदेलखंड को थोड़ा अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ पर काफी नृत्य हैं, झिझरी है, धुरिया है, रेवी है, कार्तिक है, ख्याल है। ठीक है। इसी क्रम में सोनभद्र और मिर्जापुर का चौल नृत्य। ठीक है। तो ये लोक नृत्य हैं, इनको याद कर लेना। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहार। तो त्योहारों के बारे में ज़्यादा क्या ही बताएं, आपको पता ही होगा। ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, पढ़ लेना। हालांकि आप सब लोग जानते होंगे। इसमें से कुछ हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक ये है जितिया, ये आपने शायद नहीं सुना होगा।
तो जो जितिया है वो बच्चों की सलामती के लिए व्रत और पूजा करी जाती है, उसको जितिया बोलते हैं। बाकी तो सब कॉमन से नाम है, आप पता होगा। ठीक है। अगला टर्म है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत और उनके चित्र। यहाँ से प्रश्न आता है। तो जो लोकगीत है और उनके जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो पहले बात करें बिरहा की। तो बिरहा कहाँ का है? पूर्वी उत्तर प्रदेश का। जो विरह और प्रेम की भावना को व्यक्त करने वाले गीत हैं। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि यहाँ पर लोक गीतों में ही इतनी वैरायटी है, क्योंकि बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, अलग अलग तरह की संस्कृतियां हैं। ठीक है। तो उसी तरह के वहाँ पर लोक गीत भी हैं। अब जैसे ये बिरहा है, तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वहाँ पर बिरहा गाए जाते हैं। ठीक है। बिरहा का मतलब क्या होता है? बिरह मीन्स संलग्न होना टाइप। ठीक है। नेक्स्ट है कजरी। बहुत ही फेमस है कजरी बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत को क्या बोलते हैं? कजरी बोलते हैं। किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र में काफी फेमस है। नेक्स्ट है सोहर। सोहर क्या है? कि शिशु के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, जन्म के समय या उस टाइम। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सोहर गाए जाते हैं, आपने सुना होगा। बात करें आला की। तो आला तो वीर रस का लोकगीत है, जो वीरता और युद्ध के लिए, युद्ध के बारे में बताया जाता है। इसमें अगर आपको पता होगा, जो बुंदेलखंड के प्रतापी योद्धा रहे हैं, आला, उदल, इंदल, मलिकान, ये सब लोग जो हैं, इसमें इनको मतलब इनकी वीरताओं के बारे में बताया जाता है। बात करें कव्वाली की। तो कव्वाली तो विभिन्न क्षेत्रों में होती है, ये आध्यात्मिक भी होती है, प्रेम की भावना को भी व्यक्त करने वाले गीत होते हैं, वो कव्वाली में आते हैं। नेक्स्ट है चैता। चैता का नाम ही चैत से है। चैत, ये तो तद्भव है, चैत को चैत्र बोलते हैं। पहला जो महीना होता है भारतीय परंपरा का, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाए जाते हैं। जोगीरा बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये भी प्रेम और विरह की भावना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमें यहाँ पर ऐसे दो लोकगीत मिल गए, एक बिरहा हो गया, एक जोगीरा हो गया। नेक्स्ट है बारह मासा। ये 12 महीना भी गाया जाता है, कभी भी गाओ, एवरग्रीन है। रागिनी विभिन्न क्षेत्रों में, स्पेशली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। लांगुरिया की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में बहुत ही फेमस लोकगीत है लांगुरिया। ये भगवान श्री कृष्ण के गीत से जुड़े हुए गीत होते हैं। नेक्स्ट है हरदौल बुंदेलखंड क्षेत्र में, वीरता और बलिदान गीत। तो अभी तक हमें वीरता और बलिदान गीत दो मिले, एक तो आला और हरदौल करके। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप हरदौल के बारे में, कि हरदौल कौन थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगली बात करें फाग की। तो फाग जो है होली के अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है आज का पूरा लेक्चर देखा। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने इसमें कवर करी। आपको हो सकता है एक बार में सारा ना समझ आया हो, आप इसको दोबारा देखिए। लेकिन जितना आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे, आपको ये अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सारे लेक्चर टाइमली मिलते रहें। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए। जय हिंद।